अस्सलाम वालेकुम, मैं मेहताब अजीज़ हूँ और आज हम दो मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे। एक गज़ा के हवाले से ट्रंप का मुजव्वज़ा प्लान जिसने पूरी दुनिया के अंदर एक नई बहस को जन्म दिया है, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे आज़ाद कश्मीर में होने वाला एहतजाज जिसने पूरे खित्ते के अंदर एक हलचल मचा के रखी हुई है। इन दोनों बातों को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। अगर बात हम ट्रंप प्लान से शुरू करें तो ये प्लान कुछ अर्सा पहले फार्मूलेट हुआ था जब मुस्लिम ममालिक के सरबराहान जाके मिले थे ट्रंप से यूएन जनरल असम्बली के इजलास की साइड लाइन पे, जिसके बाद कहते हैं कि इस प्लान को एक हतमी शक्ल दी गई। उसके बाद नेतन्याहू पहुंचते हैं इजरायली वज़ीर आज़म वाइट हाउस में और वहाँ पे वो ट्रंप से मिलते हैं। वहाँ पे इसके ऊपर तबादला ख्याल किया जाता है। उसके बाद वाइट हाउस से ही एक फ़ोन करके कतर से माफ़ी मांग लेते हैं नेतन्याहू कि उन्होंने जो कतर की सरजमीन पे हमला किया था, और फिर उसके चंद मिनट बाद इस प्लान को लॉन्च कर दिया जाता है। इसके बाद जो फौरी तौर पे हमने देखा कि पाकिस्तान, मिस्र, यूएई, सऊदीया और तुर्की ने ख़ास तौर पे इसको अप्रिशिएट किया, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की भी एक ट्वीट आई जिसमें उन्होंने खुश आमदीद कहा और इसे बड़ा उन्होंने ख़ित्ते के लिए जो है बहुत बड़ी पेशरफ्त करार दिया मिडल ईस्ट के अंदर। लेकिन उसके साथ ही एक तनकीद का भी दरवाज़ा खुल गया। हर तरफ से इसके ऊपर तनकीद भी आना शुरू हो गई। हुकूमती और मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं वो इसकी सताइश कलाबे में ला रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ के तमाम लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो हम इस प्लान को अगर देखें तो हमें नज़र आएगा कि इसके 4 बुनियादी नकात हैं। ये 20 नुकाती प्लान है, लेकिन 4 बुनियादी नकात में से सबसे पहला तो ये है कि इजराइल अपने हमले रोकेगा और उसके 48 घंटे के अंदर अंदर हमास को तमाम कैदियों को रिहा करना होगा जो इजरायली कैदी हमास की कैद में हैं और पिछले 2 साल से इजराइल अपने फौजी कार्रवाई के अंदर जिनको रिहा नहीं करवा सका। फिर दूसरे मरहले में एक अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी जिसकी सरकर्दगी होगी वो साबिक वज़ीर आज़म बरतानिया के टोनी ब्लेयर करेंगे, जबकि ओवरऑल उस पूरे प्रोजेक्ट की सरबराही डोनाल्ड ट्रंप के पास ही होगी। और ये हुकूमत करेगी क्या? ये एक बैनुल अक़वामी फ़ोर्स कायम करेगी जिसमें कि मिस्र के फ़ौजी होंगे और वो गज़ा का कंट्रोल संभालेंगे, और उसके बाद वो हमास को गैर मुसल्लह करेंगे। तमाम जो हथियार हैं वो हमास से वापस ले लिए जाएंगे, और उसके बाद जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे जिसको वो कहते हैं कि डी रेडिकलाइजेशन की जाएगी, यानी कि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें गज़ा के अंदर मौजूद सुरंगें या वो कारखाने जहाँ पे असलहा या किसी भी किस्म का हथियार बन सकता है उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद ये हुकूमत गज़ा में तामीर नौ का काम शुरू करेगी। दूसरी तरफ जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी का मौजूदा स्ट्रक्चर है उसमें भी इस्लाहात लाई जाएंगी, और फिर उसके बाद एक फ़लस्तीनी रियासत की तरफ पेशकदमी होगी, और साथ में इजरायली जो फ़ौज है वो भी गज़ा से मुकम्मल तौर पे इनखला कर लेगी। अगर इस पूरे मंसूबे को देखें तो ये तकरीबन वही मंसूबा है जो इससे पहले जनवरी में भी डोनाल्ड ट्रंप साहब पेश कर चुके थे, लेकिन जिसको हमास ने रिजेक्ट कर दिया था। और उसमें सिर्फ ये था कि तमाम गज़ा की आबादी को नकल मकानी करनी थी, जबकि यहाँ पे उन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि इख्तियारी तौर पे जो लोग छोड़ के जाना चाहें वो जा सकते हैं, वो वापस भी आ सकते हैं, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती यहाँ से निकाला नहीं जाएगा। एक इसमें डिफरेंस ये आया है। दूसरा डिफरेंस इसके अंदर ये आया है कि अब जो इजरायली फ़ौज है उसके निकलने की बात की गई है, जबकि पहले ये जो प्लान था उसके अंदर ये चीज़ नहीं थी। लेकिन इसको अगर बादियो नज़र में देखा जाए तो सबसे बड़ा मसला जो है वो क्रेडिबिलिटी का है, इजराइल और अमेरिका दोनों की। डोनाल्ड ट्रंप वो हैं जिन्होंने सिर्फ इस जंग के दौरान 6 बार इजराइल के हक़ में वीटो पावर इस्तेमाल किया, और जो टोटल है अमेरिका की अब तक का रिकॉर्ड वो 50 से ज़्यादा बार इजराइल के हक़ में वीटो पावर इस्तेमाल कर चुके हैं, जबकि इजराइल को तकरीबन हर साल वो 6 से 8 अरब डॉलर की फ़ौजी इमदाद देते हैं, जिसको पिछले अरसे में मज़ीद बढ़ाया गया, जिस सारी की सारी इमदाद इजराइल ने फ़लस्तीन और गज़ा के ऊपर बमबारी में इस्तेमाल की। तो इस सूरत हाल में क्या अमेरिका की सरबराही में जो हुकूमत कायम होगी वो बुनियादी तौर पर इजराइल का कब्ज़ा ही नहीं होगा? एक बात तो यह है।
दूसरा, इसके ऊपर जो दलाल दिए जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ी दलील ये है कि देखें, इसका एक फ़ायदा तो फौरी तौर पे ये होगा कि वहाँ पे जो जुल्म जारी है इसराइल का, जो बमबारी में लोग रोज़ाना की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में मर रहे हैं, वो सिलसिला तो रुकेगा। लेकिन इसराइल का ट्रैक रिकॉर्ड तो कुछ और कहता है। मिसाल के तौर पे ये तो गज़ा है जहाँ पे अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक तकरीबन 60,000 लोग मारे गए हैं और उनके लिए पूरी दुनिया के अंदर एक शोर भी मचा है और इसराइल को बहुत बैकफुट पे भी आना पड़ा। लेकिन अगर इसका तकाबुल हम मगरबी किनारे से करें, जिसकी आवाज़ ही किसी ने नहीं सुनी, जहाँ पे होने वाली हलाकत की शायद किसी बड़े इदारे ने कोई ख़बर भी नहीं चलाई, लेकिन इस दौरान वहाँ पे 1,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे भी इसराइल के हाथों मारे गए हैं। और यही सूरत हाल पहले भी गज़ा के अंदर थी कि इसराइल जब चाहता था वो हमला कर देता था। उसने 2008 में किया और 2014 में किया और 2018 में ये बड़े हमले इसराइल ने किए थे गज़ा के ऊपर। तो कल भी क्या गारंटी होगी और कौन ये गारंटी देगा कि इसराइल जो है वो दोबारा गज़ा के ऊपर कब्ज़ा नहीं करेगा, उसके ऊपर बमबारी नहीं करेगा, और जब उसके सामने मज़ाहमत करने वाली कोई कुव्वत भी बाकी नहीं रहेगी। इसलिए मेरा ख्याल तो यही है कि अगर मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान जो इसकी इतनी सताइश कर रहे हैं वो इसके स्टेक होल्डर्स बन जाए, अगर वो समझते हैं कि ये ट्रंप का मंसूबा है, तो वो अपनी फ़ौजें, पाकिस्तान, तुर्की अपनी फ़ौजें तैनात करें, सऊदी अरब अपनी फ़ौजें तैनात करे गज़ा के अंदर, और इसराइल की फ़ौजों को वहाँ निकाल दिया जाए, तो फिर शायद इसकी कोई सूरत बनती है कि हमास की मज़ाहमत वहाँ पे ख़त्म हो और वो हथियार डाल दें। लेकिन अगर वो उस मिस्री फ़ौज जिसकी सरबराही बरतानविया कर रहा होगा और अमेरिका कर रहा होगा उसके हवाले हथियार करते हैं, तो ये तो बांध के फ़लस्तीनियों को मरवाने का एक प्लान समझ में आता है। इसके अलावा इसकी कोई दूसरी सूरत कम से कम मेरी समझ में नहीं आती। मुझे नहीं मालूम कि जो नून लीग के वर्कर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और उसके लिए जो ज़मीन आसमान के कलाबे मना रहे हैं इसकी क्या गुंजाइश बनती है। और मेरा ख्याल है कि सिर्फ ये सियासत नहीं है, ये इंसानियत की बात भी है, ये इस्लाम की बात भी है, और हम में से हर फर्द को ये सोचना होगा कि हम जो कह रहे हैं उसके जो भी नताइज निकलेंगे उसकी ज़िम्मेदारी भी हम पे आयद होगी, और कल रोज़े क़यामत हमें इसका जवाब भी देना होगा। हम अपने दूसरे मौजू की तरफ आते हैं। आज़ाद कश्मीर में आपको मालूम है कि 29 सितंबर से हड़ताल का ऐलान किया गया था, जो चार्टर ऑफ डिमांड था जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से उसके हक़ में, और अब जो है उसको प्रोलॉन्ग किया गया 29 से 30 और 30 से यकम, और यकम से भी फिर आगे जा रहा है। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि मुजफ्फराबाद में कुछ शहादतें हो चुकी हैं, जो पहले एक शहादत की तस्दीक हुई थी, अब दूसरी एक फ़र्द की शहादत की भी तस्दीक वहाँ पे हो रही है। अभी तक 100% कन्फर्म नहीं है, लेकिन तकरीबन जो वहाँ से आने वाली इतलात हैं उससे यही साबित हो रहा है कि दूसरी एक शख्स जो ज़ख्मी थे वो भी शहीद हो चुके हैं। जो ज़ख्मियों की तादाद है वो तकरीबन 30 से ज़्यादा है, और पूरा आज़ाद कश्मीर बंद है। एक तो वहाँ पे इंटरनेट और टेलीफोन की तमाम सर्विसेज को बंद कर दिया गया है, लोगों का कोई राब्ता नहीं है, वहाँ से इतलात पाकिस्तान में या दुनिया भर के अंदर नहीं जा रही। जो 20 लाख से ज़्यादा आज़ाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान के अंदर और बैरून मुल्क मुकीम हैं, उनका अपने घर वालों से राब्ता कटा हुआ है। इस सूरत हाल में वहाँ अफवाहों की एक बहुतात है, लोगों को जगह जगह ये फैलाई जा रही हैं ये ख़बरें कि फ़लाँ जगह फायरिंग हो गई, इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए, जिसकी ज़ाहिर तस्दीक करने की कोई सूरत ही मैसर नहीं है। और फिर इसका जो वहाँ पे हो रहा है कि तमाम एंट्री पॉइंट्स भी बंद होने की वजह से आगे हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, फिर अगर देखा जाए तो जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसके बुनियादी मुतालबात जो हैं वो में से सिर्फ 2 मुतालबे ऐसे थे कि जिसके ऊपर कोई एक डेड लॉक था, बाकी तो तमाम मुतालबों को मान लिया गया था पहले ही। सिर्फ 2 मुतालबात ऐसे थे जिनमें डेड लॉक बरकरार था। तसादुम से बचने का यही रास्ता रह गया है कि जिस हुकूमत आज़ाद कश्मीर की अब कोई रिट वहाँ बरकरार नहीं रही, वो इस्तीफ़ा दे दे और फौरी तौर पर नए इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाएँ, और जो दोनों मुतालबात हैं उसके ऊपर नई आने वाली असम्बली फैसला दे, तो चीज़ें खासी बेहतर हो सकती हैं। लेकिन अगर ये ना किया गया तो हालात को कंट्रोल करने की फ़िलहाल कोई सूरत नज़र नहीं आ रही कि जितनी फ़ोर्स अगर इस्तेमाल की गई तो उससे खून खराबा होगा और तसादुम बढ़ता चला जाएगा, और ऐसा न हो
کہ جس طرح بلوچستان اور KPK کے اندر ایک مرکز گریز قوتوں کو راستہ ملا ہے، وہاں پہ ایک دہشت گردی اور علیحدگی پسندی کے جذبات ابھر کے سامنے آئے ہیں، ویسی ہی صورتحال ہمیں آزاد کشمیر میں بھی دیکھنے کو ملے، اور اس خطے کی حساسیت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت پاکستانی قیادت کے لیے، پاکستانی فوج کے لیے اور آزاد کشمیر کی حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور انہیں میچورٹی کے ساتھ معاملات کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ پھر حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ کچھ نئی خبروں کے ساتھ، کچھ اہم واقعات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔